ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 FM మనస్సు నిండా. अंग्रेजी ड्रामों की दुनिया में जो मकाम विलियम शेक्सपियर का था, संस्कृत ड्रामे में जो हम मकाम कालिदास को देते हैं और यूनानी ड्रामे में जो सोफोक्लिस का मकाम था, अगर वो तीनों मकामात हम मिला दें और किसी एक शख्सियत में उनको हम ढूंढने की कोशिश करें तो वो हमारे लिए हिंदुस्तानी थिएटर के लिए वो शख्सियत होगी इब्राहिम अल-काज़ी की। इब्राहिम अल-काज़ी ने वो किया जो किसी ज़माने में कदीम यूनान में हुआ था कि ड्रामे को बहुत तरक्की मिली थी और जितनी भी आर्ट फॉर्म्स थीं उनकी पहचान ड्रामे के माध्यम से, ड्रामे के ज़रिए होती थी। हमारे हिंदुस्तान में संस्कृत ड्रामे का एक सुनहरी दौर था और उसी तरह का एक दौर आज़ादी के फ़ौरन बाद इब्राहिम अल-कादी की मदद से हिंदुस्तान में हमारे सामने आया। बहुत ही बड़े बड़े ड्रामे, बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे उनकी मदद से हिंदुस्तान में पेश किए गए और ड्रामा जो कि पढ़ने की चीज़ बन के रह गया था एक ज़माने में, अंग्रेज़ों के दौर में भी ड्रामे पढ़े जाते थे, किताबों में होते थे, तो ड्रामे को किताबों से निकाल कर प्रोसिनियम थिएटर तक लाने का काम इब्राहिम अल-काज़ी ने किया और फिर प्रोसिनियम थिएटर से निकाल कर उसको पुराने किले पहुंचाने का, किसी पुरानी तारीखी इमारत तक पहुंचाने का और अवाम के बीच लाने का और खवास के बीच लाने का, आम इंसान से लेके वज़ीर आज़म तक और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक उनके ऑडियंसेस में होते थे, उनके तमाशाइयों में होते थे। इंदिरा जी से लेके और जो मुख्तलिफ हमारे सदर हुए रियासत के, हिंदुस्तान के, डॉक्टर जाकिर हुसैन से लेके और फखरुद्दीन अली अहमद तक और ज्ञानी ज़ैल सिंह से लेके उनसे पहले के भी जितने लोग हैं, ये सब उनके ड्रामों की रौनक बढ़ाया करते थे। और क्या क्या ड्रामे उन्होंने नहीं किए। अगर हम आज गिरीश कर्नाड को अगर हम जानते हैं, पूरी हिंदुस्तान में जानते हैं, तो वो सिर्फ हम इब्राहिम अल-काज़ी के प्रोडक्शंस की वजह से जानते हैं। धर्मवीर भारती से उन्होंने अंधा युग जैसा ड्रामा जो है लिखवाया और उसको पूरी दुनिया तक पहुंचाया। मोहन राकेश का जो काम है वो भी इब्राहिम अल-काज़ी की वजह से हम तक पहुंचा। तकरीबन 50 से ज़्यादा शाहकार ड्रामे उन्होंने पेश किए और ये ड्रामे हिंदुस्तानी ड्रामे थे, ये ड्रामे तारीखी ड्रामे थे, ये ड्रामे अंग्रेजी के ड्रामे थे, ये ड्रामे यूनानी ड्रामे थे और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो हमारे मुल्क की एक बहुत अहम संस्था है, बहुत अहम इदारा है, इंस्टीट्यूशन है, उसके बानी इब्राहिम अल-काज़ी थे। इसकी उन्होंने बुनियाद रखी और इस वक्त हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, मैं समझता हूँ कि उसकी बुनियाद में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के निकले हुए लोग हैं। तो हिंदुस्तान में उन्होंने न सिर्फ ड्रामों का एक तरह का रिनाइसेंस किया, बल्कि हम कह सकते हैं कि फिल्मों में भी जो रियलिज्म आया, एक अच्छी तरह की जो अदाकारी का रुझान सामने आया और मेलोड्रामा और आर्टिफिशियलिटी से जो हमारी फिल्में दूर हुईं और जिस तरह से हमारी फिल्मों के कंटेंट में इम्प्रूवमेंट हुआ, इन सारी चीज़ों के लिए अगर कोई आदमी कैटलिस्ट था तो उसका नाम था इब्राहिम अल-काज़ी। तकरीबन 95 साल की लंबी उम्र उन्हें मिली और इस लंबी उम्र का उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया। ये एक लंबी उम्र है और इसमें उन्होंने ड्रामे किए और जब उन्होंने ड्रामे करने बंद कर दिए तो उसके बाद उन्होंने फ़ोटोग्राफ़ी पे काम किया और जो निज़ाम हैदराबाद के दौर की फ़ोटोग्राफ़ी थी, एक पूरा आर्काइव था हैदराबाद से और हिंदुस्तान के अलग-अलग मकामात से उन्होंने उसे मंगवाया और करोड़ों रुपया खर्च करके उसको जो है उनका एक आर्काइव बनाया। तो जिस तरह से वो अपने ड्रामों के लिए मेहनत करते थे, आज के लोग अपनी फिल्मों के लिए नहीं करते हैं। वो कॉस्ट्यूम पर रिसर्च करते थे, वो तारीख पर रिसर्च करते थे, वो उस ज़माने की ज़बान, उस ज़माने का म्यूज़िक, उस ज़माने की फ़ोकलोर, उस ज़माने के अंदाज़, उस ज़माने के बर्तन, उस ज़माने के कपड़े, ये सारी चीज़ों पे बहुत ज़बरदस्त रिसर्च करते थे और जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, वो समझते हैं कि ड्रामा करना सिर्फ़ ये नहीं है कि एक स्क्रिप्ट ले ली और उसको पेश कर दिया, नहीं। ड्रामे करने का मतलब है कि हम उस पीरियड में पहुंच जाएं, उस पूरे दौर को फिर से रिक्रिएट करें, फिर से सामने लाएं और ऐसा बिल्कुल न लगे
کہ ڈرامہ جو ہے ایک قدیمی زمانے کے ایشوز ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ بھی لگنا ضروری ہے کہ جو اس زمانے میں انسانوں کے مسائل تھے، ایشوز تھے، وہی آج کے زمانے کے انسانوں کے ایشوز ہیں۔ ہندوستان کے مختلف شہروں میں ان کو رہنے کا موقع ملا تھا۔ پونے میں ان کی پیدائش ہوئی اور مہاراشٹر میں وہ بہت زیادہ رہے، اور ایک انٹرنیشنل خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ یہ لوگ عرب تھے کہ والد جو ہیں وہ سعودی اوریجن کے تھے، اور ان کی ماں جو ہیں ان کا تعلق کویت سے تھا، اور ان کے خاندان کے بہت سارے لوگ مڈل ایسٹ میں رائل لیول کے لوگ ہیں، بہت سی رائل فیملیز سے ان کا تعلق ہے۔ آزادی کے بعد ان کے خاندان کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ باہر چلے گئے تھے، کچھ لوگ پاکستان چلے گئے، کچھ امریکہ چلے گئے، لیکن انہوں نے ہندوستان میں رہنا پسند کیا۔ ایک طرح کی انہیں ضد تھی، اور ہندوستان میں رہتے ہوئے ہندوستان کے نام اور مقام اور کام کو اونچا کرنے کا انہوں نے کام کیا۔ ہم ہندوستان کے کسی بھی پلے رائٹ کا نام لیں، کسی بھی ایکٹر کا نام لیں، کسی بھی اہم انسان کا نام لیں، چاہے وہ وجے مہتا ہوں، چاہے اوم شیو پوری ہوں، چاہے اوم پوری ہوں، چاہے نصر الدین شاہ ہوں، چاہے منوہر سنگھ ہوں، چاہے اترا باوکر ہوں، چاہے سہاس جوشی ہوں، چاہے روہنی ہتانگڑی ہوں، یا سریکھا سیکری ہوں، آپ کسی بھی آرٹسٹ کا نام لیجئے تو اس کی گھٹی میں جو ڈی این اے ہے وہ ڈی این اے ابراہیم القاضی کا تھا۔ ایسے لوگ بہت کم دنیا میں آتے ہیں جو کسی فیلڈ کو اعلیٰ ترین مقام تک لے جاتے ہیں، اور اتنا زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں کسی جگہ پہ، کسی ملک پر، اس کی تہذیب پر، اس کے کلچر پر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی ایک مثال ہے کہ اگر انسان چاہے اور لگاتار محنت کے ساتھ اپنے مشن میں لگا رہے تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ ایک انسان ایک چھوٹا سا انسان ہوتا ہے، لیکن جب وہ محنت کرتا ہے اور جب وہ کامیابی کی اونچائیاں چھوتا ہے، جب وہ اپنی محنت اور مشقت کو اعلیٰ ترین درجے پر پہنچاتا ہے تو وہ ابراہیم القاضی بن جاتا ہے۔ ابراہیم القاضی جیسے لوگوں کے لیے ہی شاید علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ نرگس کا جو پھول ہوتا ہے وہ بالکل کسی انسانی آنکھ کی طرح ہوتا ہے، لیکن وہ بہت ریئر پھول ہوتا ہے، اور بہت دنوں کے بعد، صدیوں کے بعد کوئی ایسا پھول آتا ہے جو لگتا ہے کہ آنکھ ہے۔ تو یہ ایک اس کے اندر میٹافر ہے اس شعر میں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، اور بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 FM మనస్సు నిండా